हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने मतलब रसशास्त्र में क्या पढ़ा था, परिभाषा प्रकरण और द्रव्य प्रकरण पढ़ा था। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं पारक प्रकरण। इसके बीच का जो पार्ट था यंत्र और ये सब चीज़ें हम पारक खत्म करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं हर बार। ठीक है, 1 वर्ड्स में, 5 में, 10 में, सब में। ठीक है, तो पारक प्रकरण में सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे पारक का। तो रसायन में जो होता है वो पारद शब्द मतलब रस से जो होता है वो पारद शब्द का ग्रहण किया जाता है। संस्कृत में इसको पारद कहते हैं, हिंदी में पारा, इंग्लिश में इसको मरकरी, लैटिन में हाइड्राजीरियम हाइड्राजीरियम। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसकी कितनी होती है 13.56 मतलब 57, मतलब ये बहुत ज़्यादा भारी होता है। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या होता है -36 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो गलनांक, मतलब कि ये कब से पिघलना स्टार्ट होता है तो -35.87। ठीक है, तो समझ में आया ना हिमांक पॉइंट क्या है। हिंदी में भी टर्मिनोलॉजी याद रखना ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मतलब अगर हिंदी में ही लिखा हुआ आ गया तो तुम गलत ना कर दो। तो हिमांक को बोलेंगे फ्रीजिंग, हिम मतलब बर्फ। ठीक है, मेल्ट मेल्ट होना मतलब गलना, तो गलनांक हो जाएगा। ठीक है, परमाणु भार इसका हो जाएगा 200.6। ठीक है, मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर नंबर जो होता है वो 80 हो जाएगा। क्वथनांक हो जाएगा इसका 357.25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब पारद के पर्याय, पारद के पर्याय पढ़ेंगे हम। पारद के पर्याय देखो वैसे तो बहुत सारे हैं, पर ठीक है थोड़ा बहुत, जैसे रस से रिलेटेड देखेंगे तो रसेंद्र, रसराज, रसलोह, रसोत्तम, ऐसे रस से थोड़े बहुत याद रख लेना। और फिर सूत से थे तो सूत्राट ऐसे। ठीक है, उसके बाद भगवानों से रिलेटेड थे कुछ, तो जैसे महातेज, शिव बीज, इंद्र, प्रभु, लोकनाथ, अमृत, अमृत भी बोला है। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़े से याद कर सकते हैं, तो अगर आया तो आप ये 5-6 पर्याय लिख सकते हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख 5 पर्याय, हाँ ये 5 तो याद रखना ही है। कौन कौन से? रस, रसेंद्र, शुद्ध, पारक और मिश्रक। ठीक है, ऐसे याद कर लेना लाइन से, तो याद हो जाएंगे रस, रसेंद्र, शुद्ध, पारक और मिश्रक। तो रस के लिए मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि रस क्यों बोलते हैं इसको। रसानात् सर्वधातुना रसेत्या वीर्यते। ठीक है, जरा रोग मृत्यु नाशाय, मतलब कि इनको, और जरा रोग और मृत्यु को नाश करने वाला होता है पारद, इसलिए इसको रस कहते हैं। और सारी धातु को आत्मसात करने वाला होता है, इसीलिए इसको रस कहा गया है। ठीक है, रस इंद्र, रस इंद्र मतलब क्या हो गया कि रसों का भगवान, मतलब इंद्र मतलब क्या, राजा, भगवान नहीं, रसों का इंद्र मतलब कि रसों का राजा। तो रसों और उपरसों का राजा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, रस इंद्र। ठीक है, उसके बाद देखेंगे शुद्ध, शुद्ध मतलब कि है शुद्ध मतलब कि इसलिए कहा गया है क्योंकि ये देह और लोह सिद्धि को देने वाला होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, शुद्ध कहा गया है। शुद्ध मतलब जैसे बेटा कहा गया है तो शायद वो खुशी देता है ऐसा, तो इसलिए के तरीके से बता दिया कि देह सिद्धि और लोह सिद्धि दोनों को देने वाला होता है, इसलिए शुद्ध कहा गया है। फिर पारद, पारद मतलब कि पार लगाने वाला, तो ऐसा लिखा है मतलब इसकी एटमोलॉजी में कि रोग रूपी कीचड़ वाले समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार करने के कारण इसे पारद कहा गया है। मतलब कि जो रोग है उससे पार करने के कारण, तो रोग रूपी कीचड़ ऐसी उपमा दी गई है। ठीक है, अब मिश्रक, मिश्रक मतलब कि जो मिक्सचर हो ऐसा, तो सभी धातुओं का तेज इसमें मिश्रित होता है। ठीक है, इसीलिए इसको मिश्रक कहते हैं। किसी एक और आचार्य के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि सभी प्रकार का फल देने वाला, मतलब इसमें जो कैपेसिटी होती है रोगों को दूर करने की वो सारी तरीके की होती है, तो मतलब कि सभी तरीके के फल देने वाला होता है, इसीलिए इसको मिश्रक कहा गया है। या फिर सभी धातुओं का तेज मिश्रित होने के कारण इसे मिश्रक कहा गया है। तो कौन कौन से 5 हो गए? रस, रसेंद्र, शुद्ध, पारक और मिश्रक। रस, रसेंद्र, शुद्ध, पारक और पारद और मिश्रक। ठीक है, तो ऐसे लाइन से सीक्वेंस याद रख लेना, ये याद हो जाएंगे। ये इसके टाइप्स में भी आते हैं और इसके प्रमुख पर्याय भी है। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे अपन टाइप्स। ठीक है, अब एगो टर्मिनोलॉजी आती है गलद रूप्य निभम, मतलब कि गलद मतलब गला, रूप्य मतलब चांदी है, निभम मतलब कि शायद उसके जैसा। तो अगर ये मतलब गलद रूप्य निभम किसके लिए कहा गया है, तो मतलब ये पारद के लिए कहा गया है, ऐसा 1 वर्ड में आ सकता है। तो क्या क्यों कहा गया, तो हीरे की चमक के समान, हीरे से ज़्यादा चमकदार, या तो परपटी की आभा वाला, और द्रव चांदी के समान, ये सारी उपमाएं दी गई है, उसको ही गलद रूप्य निभम कहा है। तो 2 हीरे का हो गया, ये या तो हीरे के समान या फिर हीरे से ज़्यादा चमकदार होगा। परपट्टी की आभा वाला और द्रव चांदी, मतलब जो लिक्विड चांदी को अगर पिघलाएंगे तो जैसा होता है चांदी पिघला हुआ, वैसा ही पारद का स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, पारद के भेद, पारद के वही 5 भेद थे जो उसके पर्याय थे। रस, रसेंद्र, शुद्ध, पारद और मिश्रक।
ठीक है। तो रस कैसा होता है, रस वाला जो होता है वो जो होता है वो रक्त वर्ण का होगा, ठीक है। ऐसे ही सीक्वेंस से चलते हैं। तो रस वाला रक्त वर्ण का हो जाएगा, थोड़ा सा फैड हो जाएगा कौन सा, रसेंद्र। तो शाह वर्ण का हो जाएगा। शुद्ध जो होता है वो पीत वर्ण का हो जाएगा। पारद पता है जो हम नॉर्मल देखे हैं व्हाइट कलर का। और मिश्रक जो होता है वो सबसे अलग, तो मयूर पंख चंद्रिकावत। तो सबसे पहले रक्त से स्टार्ट करना और उसके कलर को थोड़ा फैड करते हुए चले जाना, मतलब कम करते हुए। तो रक्त, शाव, पीत और फिर पारद का श्वेत हो जाएगा। और मिश्रक अलग सा है तो वो याद रह जाएगा, मयूर पंख चंद्रिकावत, ठीक है। अब जो रस होता है, रस वाला, वह सर्व दोष मुक्त होता है, मतलब इसमें कोई भी दोष नहीं होता है, तो इसे रसायन कहते हैं। और सारे रोगों को दूर करने वाला, इस तरीके से कहते हैं, ठीक है। तो ये रस हो जाएगा सर्वदोष युक्त और इसे रसायन की संज्ञा दी गई है। फिर रसेंद्र जो होता है वो दोष मुक्त होता है, इसमें भी कोई दोष नहीं होता है, ठीक है। और शुद्ध वाला जो होता है वो दोष युक्त होता है, तो इसका हम अष्टादश संस्कार, मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि भारत के जो थे वो 16 संस्कार करने पर उसको दोष मुक्त किया जाता है। तो इसके अष्टादश संस्कार जब हम करेंगे तो ये जो थे वो क्या होता है, दोष मुक्त हो जाएगा, ठीक है। भारत श्वेत वाला जो होता है वो क्या होता है, चंचल होता है, ठीक है। ये भी इसको भी थोड़ा सा मतलब इसकी चंचलता को नष्ट करके इसको रोगों में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर मिश्रक वाला जो होता है वो क्या होता है, ये भी दोष युक्त होगा, तो इसके भी अष्टादश संस्कार करके हम इसको औषधि के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला रस रसेंद्र तो जो है वो मिलता नहीं है, ऐसा बताते हैं कि जो रस वाला है वो ईश्वर के लिए, मतलब भगवानों के लिए था। रसेंद्र वाला जो था वो नागों के लिए था, नाग प्रजाति मतलब इसको यूज़ करती थी। बाकी शुद्ध, पारद और मिश्रक ये नॉर्मली अभी तो पता नहीं मिलते हैं, पर पारद तो मिलता है जो कि अपन यूज़ करते हैं। शुद्ध, पारद और मिश्रक फिर भी ये मिलते हैं, ये दो तो मतलब भगवानों के लिए थे ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके भेद और इसके पर्याय सेम है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारत के खनिज। खनिज मतलब कि उसके मिनरल्स क्या क्या होंगे, मतलब किससे हम प्राप्त कर सकते हैं भारत को। कभी भी वो एक ऐसे अवस्था में नहीं मिलेगा कि सिर्फ भारत मिल रहा है, कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन में मिलेगा वो, ठीक है। तो वैसे दो तरीके के मिल सकते हैं, मुक्तावस्था और यौगिक अवस्था। स्वतंत्र अवस्था में तो वैसे बहुत रेयरली ही होता है। तो मुक्तावस्था में मतलब पारस स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र स्वरूप में पिघली हुई चांदी सदृश मिलता है, मतलब जो उसका प्योर फॉर्म होता है उस रूप में मिलेगा या तो। और यौगिक अवस्था, यौगिक मतलब कि वो जिससे सहयोग करके मिलेगा किसी के साथ भी, जैसे कि सल्फर के साथ या किसी के साथ। ज़्यादातर सल्फर वाले ही जो होते हैं वो हमको मिनरल्स यौगिक देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हिंगुल। हिंगुल जो होता है वो इसका खनिज है, ठीक है। तो यह भारत का मुख्य खनिज है, मतलब कि ये बहुत मुख्य, मतलब कि एक प्रमुख इम्पॉर्टेंट मिनरल है। इससे हम भारत निकालते हैं, इसे हम अगर सेपरेट करते हैं भारत को तो हिंगुल से ही करते हैं, ठीक है। और हिंगुल कैसा होता है, और हिंगुल किसका, पारद और गंधक का यौगिक होता है, HGS जो ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है। सिनेबार भी बोलते हैं इसको, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिंगुल मतलब अगर भारत के खनिज लिखने के लिए आता है तो हिंगुल, जिसको सिनेबार भी बोलते हैं, HGS होता है ये। और ये कैसा होता है कलर इसका, तो जपा पुष्प सदृश रक्त वर्ण का होता है, ठीक है। उससे पारद हम कितना निकाल सकते हैं, तो 75% पारद हमको इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया हिंगुल। फिर है मेटासिनेबार। मेटासिनेबार भी HGS, ठीक है। और ये सब नाम याद कर लेना सिर्फ। प्रवालाभ हिंगुल, दैत्येंद्र रक्त, गिरि सिंदूर को जो थे वो क्या बोलेंगे, ब्रिक, और जो कि रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी है, ठीक है, ये ऑक्साइड है। उसके बाद केलोमल, Hg2Cl2, ठीक है। तो ये हो गए थोड़े से खनिज, मतलब बस अगर लिखने के लिए आए तो जैसे पहला हिंगुल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिंगुल से भारत कैसे निकालते हैं, कैसे अलग करते हैं, ये विधि भी अपन पढ़ेंगे क्योंकि इससे ही निकालते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मेटासिनेबार, प्रवालाभ हिंगुल, दैत्येंद्र, गिरिसिंदूर और कैलोमल, ठीक है, ये हो गए खनिज, ठीक है। तो हमने पर्याय पढ़े अभी, फिर उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े, उसके खनिज पढ़े, ठीक है। अब है हिंगुलोत्पारद। यही देखो जो हमने पढ़ा कि हिंगुलोत्पारद जो है मतलब जो हिंगुल खनिज है उसका, तो हम उसको पारद को कैसे अलग करेंगे, तो इसकी दो विधियाँ बताइए, ठीक है। दोनों पढ़ेंगे अपन, सिंपल है एकदम, अच्छे से ध्यान से सुनना। जैसे पातना यंत्र जो होता है वो जैसे दो घड़े होते हैं, अपन यंत्र पढ़ेंगे आगे, एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, मतलब कि एक दूसरे को मुंह को सामने रख देते हैं, दो घड़े आपस में उसको
बांध देते हैं तो वो पातला यंत्र बन जाता है। अब देखिए पातला यंत्र में हमको क्या शुद्ध हिंगुल, जैसे कि नीचे वाले घड़े में हमने हिंगुल डाल दिया, उस ऊपर के घड़े को उसके मुंह को घड़े से ही ढक दिया और उसको क्या कर दिया, संधि बंधन कर दिया, मतलब उसको अच्छे से बांध दिया ताकि वो अगर वहाँ पे हिंगुल पिघले भी तो उस जगह से बाहर ना निकले और वो टिका रहे। ठीक है, तो एक घड़ा लिया, उसके ऊपर दूसरा घड़ा रख दिया, मतलब पहले तो घड़े में हिंगुल लिया, फिर उसके ऊपर दूसरा घड़ा रख दिया, उसको अच्छे से पट्टी से बांध दिया उसके मुखों को। फिर उसको गर्म करते हैं 2 घंटे तक। 2 घंटे तक गर्म करने पर मरकरी जो था वो पिघल जाएगा। उसकी क्वथनांक जो अपन ने पढ़ा था कितना 375, हाँ 1 मिनट, 357, सॉरी 357.25 डिग्री सेल्सियस तक हमको उसको इतना तो हीट देना पड़ेगा ताकि वो पिघल जाए। ठीक है, कि उड़ के वो दूसरे घड़े के जो बेस है वहाँ पे जाके चिपक जाए। तो हमको 2 घंटे तक इतनी अग्नि देनी है। ठीक है, तो यह क्या होता है, यंत्र के ऊपरी भाग को, और हमको यंत्र के ऊपरी भाग को शीतल रखना है ताकि हम अगर ठंडा रखेंगे तो वो वाला टेम्परेचर ठंडा रहेगा तो वहाँ पे जाके चिपक के वो वापस उसी सॉलिड पार्ट में आके थोड़ा सा चिपक जाएगा या फिर थोड़ा सा लिक्विड होके चिपक जाएगा, सेमी सॉलिड जैसा। ठीक है, तो स्वांशित उसके बाद हमने गर्म किया उसको और हमने ऊपर वाले घड़े को क्या ठंडा रखा है। या ठंडा कैसे रखेंगे, जैसे कि कोई भी मोटा कपड़ा या कुछ भी बोरा लेके उसको गीला करके उस मटके के ऊपर रख देंगे, फिर उसको ठंडा होने दें, 2 घंटे तक अग्नि देंगे उसको, फिर हम छोड़ देंगे, फिर ठंडा होने दें, उसको स्वांशित होने दें, फिर उसको संधि बंधन को खोलेंगे तो ऊपर वाले घड़े में जो ऊपर का बेस है उस पर हमको पारद मिलेगा। तो उसकी क्या, कपड़े से रगड़ के उस पारद को अलग कर देंगे और फिर और वो कैसा दिखता है, तो ये देखिए ये लिखा है मैंने कि वो कैसा दिखता है, पारद जो होता है वो धुआं जैसा ऊपर पात्र तंत्र में चिपकता है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, जैसे कि कपड़े से जो है वो उस बेस से हमने निकाल लिया और फिर तो जो ऊपर घड़े में जो है वो पात्र में जो हमको पारद चिपका हुआ प्राप्त हुआ उसको हम कपड़े से रगड़ के निकाल लेंगे और फिर उसको 4 गुना मोटे कपड़े से 2 से 3 बार छान लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, पारद प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोष रहित पारद की प्राप्ति ये। ठीक है, अब नाद यंत्र द्वारा, जैसे कि हमने पहले जो है वो क्या पातना यंत्र विधि द्वारा पढ़ा था कि वो कैसे हम हिंगुल से पारद को अलग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नाद यंत्र विधि से हम कैसे अलग करते हैं। तो नाद यंत्र मतलब कि वो कैसे एक टब जैसा पात्र होता है लोहे का, मतलब बस ऐसा समझ सकते हो, मतलब अब उसको उल्टा रखेंगे तो मतलब ऐसा कढ़ाई जैसा होता है, नाद मतलब होगा बस। तो उसको ये बता दिया मैंने नाद यंत्र कैसा होता है। आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले हिंगुल का चूर्ण करेंगे। ठीक है, उसको नींबू की सोरस से भावना देंगे 1 दिन तक। उसके बाद मतलब हमको पहले हिंगुल को भी शुद्ध करना है तो उसके लिए हम नींबू सोरस की भावना देंगे 1 दिन तक। फिर हम खल्व में, मतलब कि जो खरल होता है जिसको हम ईमान दस्ता या कुछ ऐसा बोलते हैं अगर घर में बोले तो थोड़ा अलग होता है वो। तो खल्व में हम शुद्ध हिंगुल लेंगे, शुद्ध हिंगुल को निकालेंगे, मतलब खल्व में हम उसको भावना देंगे। ठीक है, भावना देने के बाद वो थोड़ा सा चिपक जाएगा तो उसको हमको खरोच के निकालना पड़ेगा। तो उसको फिर निकाल ले, उसका थोड़ा सा पाउडर वही चूर्ण जैसा ही हो जाएगा उसका, या ना हो तो उसको थोड़ा चूर्ण जैसा कर ले। अखबार पे हमको पेपर लेना है, न्यूज़पेपर अखबार। ठीक है, उसके ऊपर उस चूर्ण को हमको डाल लेना है और उस चूर्ण के ऊपर ही हमको जो कपड़े होते हैं ना, कपड़ों की कतरन, मतलब उनको छोटे छोटे टुकड़े करके उसके ऊपर ही डाल दें। मतलब कि अखबार के ऊपर हमने पहले चूर्ण बिखेर दिया, उसके बाद हमने उस पर कपड़ों की कतरन बिछा दी, उसके ऊपर फिर दूसरा अखबार रख दें, फिर वापस चूर्ण डाल दें और वापस कपड़ों की कतरन डाल दें। ऐसे जितना भी एक गोला बन जाए। ठीक है, अब इनको 2-3 पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनको घड़ी कर दें और फिर उसको गोला बना लें एक, मतलब अच्छे से मोड़ के। ठीक है, फिर उसको मतलब कपड़े वापस लास्ट में हम क्या करेंगे, उसमें कपड़ा बांध के गोला बना देंगे। ठीक है, उस गोले को हम नीचे ज़मीन पे कोई भी पहले लोहे का कुछ पात्र या फिर लोहे का एक पत्थर रखेंगे। सीधे ज़मीन पे आग नहीं लगानी है, तो हमने ज़मीन पे क्या करा, एक लोहे का पत्थर रख दिया, फिर उसके ऊपर जलता हुआ कोयला रख दिया। फिर हमने जो गोला बनाया था उसके ऊपर हमने केरोसिन डाल दिया और केरोसिन डाल के उस कोयले के ऊपर हमने उसको रख दिया तो वो जल जाएगा। ठीक है, मतलब जलता रहेगा। तो जब केरोसिन डालने के बाद जो नाद यंत्र मैंने बताया था कि एक लोहे की किसी कढ़ाई होती है उसके ऊपर रख दे और उनके बीच में थोड़ा ईंट का टुकड़ा रख दे ताकि ऑक्सीजन जाती रहे तो वो जलता रहे।
क्योंकि अगर हम पूरा ही बंद कर देंगे तो वो जलना बंद कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमने गोला बनाया था जो हिंगुल और किसका, कपड़ों की कतरन का, उसको हमने जलाया, उसके ऊपर हमने नाद यंत्र रख दिया और उनके बीच में कुछ ईंट के टुकड़े रख दिए ताकि इतनी स्पेस बनी रहे और वो ऑक्सीजन नीचे जाती रहे तो वो जल जाएगा। ठीक है, अब इसको जलने दे पूरा। अब दूसरे दिन काम करना है, तो दूसरे दिन क्या करना है, नार यंत्र जो हमने रखा था उसके तल पे फिर से वही हमको पारद प्राप्त होगा, कपड़े से रगड़ के उसको छान के और उसको मतलब कपड़े से छान के 3 से 4 बार तो हम छानेंगे तो हमको जो है वो पारद प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया नार यंत्र, सेम ही है, थोड़ा सा बस यंत्र अलग है तो वो डिफरेंस अलग हो गया। पातना यंत्र मैंने बताया कि 2 घड़ों का होगा, नाद यंत्र में एक ही होगा, जलाएंगे उसके ऊपर ही रखेंगे। तो यहाँ भी हमको ठंडा रखना है, जो नाद है उसको भी ऊपर हमको ठंडा रखना है। तो उसमें भी जो बोरा या फिर मोटा कपड़ा उसको गीला करके उसके ऊपर ढक देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गीला ठंडा रहेगा थोड़ा सा। तो ठंडा रहने के कारण पारद उसके ऊपर थोड़ा सा वापस चिपक जाएगा या उसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया हिंगुल और पारद, मतलब कि जो हिंगुल खनिज है उससे हम पारद को कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या बोला था इसको, सिनेबार। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि कैसे बनाएंगे। अब हाँ, ग्राह्य पारद के लक्षण। ग्राह्य पारद मतलब कि शुद्ध पारद जो हमने निकाला है वो शुद्ध है कि नहीं, या ग्राह्य है कि नहीं। ग्राह्य मतलब कि हम ग्रहण करने युक्त, औषधि रूप में ग्रहण करने युक्त है या नहीं। तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, तो क्या करेंगे, शुद्ध पारद को कांच के पात्र में डालेंगे। कांच के पात्र में डालने से हम उसको 2 तरीके से देखेंगे, एक अंदर से देखेंगे और एक बाहर से देखेंगे। तो अंदर से देखने पर वो कैसा दिखाई देगा, नीलाभ। ठीक है, अंदर से देखने पर नीलाभ दिखाई देगा, मतलब वो शुद्ध है, वो ग्राह्य है। और बाहर से देखने पर कैसा दिखाई देगा, उज्ज्वल वर्ण का। ठीक है, उज्ज्वल वर्ण का या फिर मध्याह्न की सूर्य की तरह, मतलब कि जो दिन में सूर्य चमकता है उतना चमकदार दिखाई देगा, उतना प्रकाशित दिखाई देगा। तो दो तरीके से कर लिया हमने, अंदर से देख लिया नीलाभ, बाहर से देख लिया तो वो उज्ज्वल वर्ण का दिखाई देगा, मतलब ये श्रेष्ठ है, हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। और अगर जो अग्राह्य है वो कैसा होगा, तो धूम वर्ण का, पांडु वर्ण का, या ग्रहण करने योग्य नहीं होगा। अगर इसको ग्रहण करेंगे तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, रोग उत्पन्न करेगा, नाश मृत्यु तक उत्पन्न कर सकता है। मतलब पारद के लिए ऐसा भी कहा गया है कि अगर शुद्ध पारद का यूज़ करें तो वो अमृत के समान होगा, लेकिन अशुद्ध का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा भयंकर दोषों को उत्पन्न करने वाला होगा। ठीक है, इसीलिए हमको अगर पारद का यूज़ करना ही है तो शुद्ध ही करेंगे, अगर अशुद्ध किया तो बहुत उल्टी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया ग्राह्य के लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। अब पारद के दोष, पारद के दोष जो होते हुए क्या, जो रसशास्त्र के विशेषज्ञ हैं वो पारद के 12 दोष मानते हैं। अब कौन से 12 दोष मानते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो पहले देखते हैं 3 प्रकार के दोष होते हैं, नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक। ठीक है, नैसर्गिक मतलब क्या कि जो जिस समय हमने पारद को भूगर्भ से बाहर निकाला, भूगर्भ मतलब कि खदानों से निकाला, तो उस टाइम ही क्या है कि उसमें कुछ मिक्सचर है, मतलब कि उसमें सल्फर मिला है कि कुछ भी, मतलब कि दूसरी धातुओं का मिक्सचर है, तो वो हो जाएंगे नैसर्गिक। यौगिक क्या होगा, तो यौगिक जो होता है जो व्यापारी लोग पारद में मिलाते हैं, जैसे कि अगर पिघला हुआ पारद है तो उसमें पिघली हुई चांदी मिला दी, मतलब ऐसा जो व्यापारी अपने फायदे के लिए जो मिलाते हैं वो यौगिक, मतलब जो जानबूझ के मिलाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे। नैसर्गिक जो कि नेचुरली है, मतलब कि हमने जब भी उसको खदान से बाहर निकाला तभी उसमें दोष थे दूसरे, केवल हमको प्योर पारद नहीं मिला था। ठीक है, तो नैसर्गिक मतलब नेचुरली, यौगिक मतलब कि जो व्यापारी या जो बेचते हैं वो अगर ऐसा काम करते हैं। ठीक है, और एक हो जाएगा औपाधिक। औपाधिक भी ऐसे ही है कि जो कैसे, मतलब भूगर्भ से निकालने पे अलग अलग दोष उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वो आगे मैं बता दूंगी। और ठीक है, तो नैसर्गिक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3। ठीक है, यौगिक जितने कितने होते हैं, 5, और औपाधिक कितने होते हैं, 7। तो ये जो यौगिक 5 है और औपाधिक 7 है, इनको मिला के टोटल हुए 12। तो इन्हीं 12 को जो होते हैं वो रसशास्त्र विशेषज्ञ 12 दोष मानते हैं। ठीक है, जैसे 1 वर्ड में आएगा कि रसशास्त्र विशेषज्ञ कितने दोष मानते हैं, तो 12। लेकिन अगर पारद के दोष विस्तृत में लिखने के लिए आए तो ये आप सारे लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ आचार्यों ने नैसर्गिक भी माना है, यौगिक भी माना है, औपाधिक भी माना है, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर यही लाइन आई तो आप 12 लिखेंगे। ठीक है, कि रसशास्त्र विशेषज्ञों ने कितने माने हैं, 12। अब नैसर्गिक में 3 कौन कौन से होते हैं, विष, वहनी, मल। ठीक है, अगर विष युक्त पारद मतलब कि विष, वहनी और मल, ये 3 दोष पारद में प्रेजेंट होते हैं। अगर विष दोष प्रेजेंट है और उसको खाया तो क्या हो जाएगी, मृत्यु। वहनी से संताप और मल से मूर्छा। देखो जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे ही वो सिम्टम्स उत्पन्न कर रहा है। जैसे विष खाने से तो सीधे मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, वहनी मतलब अग्नि,
अग्नि का ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, संताप उत्पन्न होगा, ठीक है, और मल से क्या हो जाएगी, मूर्छा हो जाएगी, ठीक है। यौगिक 5 और औपाधिक 7, ये आगे अपन पढ़ेंगे। नैसर्गिक क्या होती है ये मैंने बता दिया कि भूगर्भ में पारद के साथ धातुओं का मिश्रण होना स्वाभाविक है, और यही स्वाभाविक क्या होते हैं, नैसर्गिक दोष होते हैं। यौगिक मिलावट से उत्पन्न दोष, मतलब कि जो जानबूझ के मिलाएंगे तो उसे कहेंगे हम यौगिक दोष, ठीक है। यौगिक कितने बताए थे मैंने, 5, नाग, वंग, जड़ता, आद्यमान और कुष्ठ, ठीक है। यौगिक में 5 आ जाएंगे। सबसे पहला क्या आ जाएगा, नाग वंग, तो नाग वंग जड़ता आद्यमान और कुष्ठ, ठीक है। फिर हमने पढ़े औपाधिक, औपाधिक में कितने होते हैं, 7 दोष, भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज और वंगज। फिर से यहाँ पे आ गए वो नाग वंग, क्योंकि यौगिक थे ना, कि मतलब हाँ नाग वंग क्या खुद से मिलाए गए थे, और यहाँ पे जो थे वो क्या नेचुरली मिले हुए हैं। औपाधिक मतलब भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज और वंगज, तो ये तो 5 ही हुए ना, लेकिन यहाँ पे नागज के 2 है, 2 दोष है, और वंगज के 2 दोष है, तो कितने हो गए टोटल, 7 दोष, ठीक है। तो अब भूमिज क्या है, तो पारदीय खनिज भूगर्भ में जिस मिट्टी के संपर्क में आता है उस मिट्टी में से कुछ दोष पारद में आ जाते हैं। भूमिज मतलब कि यहाँ पे मिट्टी से लिया गया कि पारद जब भूगर्भ में था तो जिस मिट्टी के संपर्क में था, तो उस मिट्टी के कारण पारद में जो दोष आएंगे उसे कहेंगे हम भूमिज, ठीक है। तो मिट्टी के कारण आ रहा है इसीलिए भूमिज। गिरिज, गिरिज मतलब कि पाषाण, मतलब पत्थरों से, जैसे कि जो भी खनिज भूगर्भ में जो खनिज पड़ा है पारद का, वो खनिज अगर पत्थर के संपर्क में आए और पत्थर के कारण जो दोष आएंगे उसे कहेंगे गिरिज। तो भूमिज मतलब मिट्टी के संपर्क में आने के कारण जो दोष आ रहे थे, गिरिज मतलब कि जो पत्थर के संपर्क में आने के कारण दोष आ रहे थे उसे गिरिज कहेंगे। वारिज मतलब कि जल, अब नीचे जो जल भी होता है ना पृथ्वी के, तो पहले मिट्टी के संपर्क में आए, फिर पत्थर के संपर्क में आए, फिर पानी के संपर्क में, तो पानी के संपर्क में आने से जो है क्या हो जाएंगे, वारिज दोष, ठीक है। फिर ये आप लैंग्वेज लिखना अगर ऐसा है तो, जैसे मैंने ये तो शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अगर आते हैं तो आप पूरा लिखना है कि जो पारदीय खनिज, मतलब कि जो पारदीय खनिज भूगर्भ में स्थित है, अगर वो पाषाण के संपर्क में आता है तो ये दोष उत्पन्न होता है, और अगर वो वारिस के संपर्क, मतलब पूरा सीक्वेंस से लिखना आपकी भूगर्भ में स्थित है, ऐसा मतलब सीधे ऐसा नहीं लिख देना कि जल के संपर्क में आ गया ये, ठीक है। थोड़ी लैंग्वेज लिखना आप। तो पानी के संपर्क में आएगा तो उसे कहेंगे वारिस। नागज मतलब शीशे के संपर्क में, ठीक है। नाग मतलब हो जाएगा लेड, वंग मतलब टीन, ठीक है। नाग मतलब लेड, वंग मतलब टीन। तो नाग जो होता है वो नागज मतलब कि जो शीशा भी बोलते हैं इसको, तो जो शीशे के संपर्क में आता है उसे नागज कहेंगे, और ये संख्या में कितने होते हैं, 2, ठीक है। वंगज भी जो होते हैं, जो वंग के संपर्क में आएगा तो ये भी होते हैं 2, ठीक है। तो ये औपाधिक हो गए, भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज और वंगज, 2 नागज 2 वंगज, भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज और वंगज। और हमने यौगिक के कौन कौन से पढ़े थे, नाग वंग, जड़ता आद्यमान, नाग वंग, जड़ता आद्यमान और कुष्ठ, ये। और हमने वो कौन से पढ़े थे, नैसर्गिक, विषवहनी मल, नैसर्गिक, यौगिक, औपाधिक, ठीक है। आप सिर्फ सुनते जाइए अच्छे से, तो उसमें ही आपको याद हो जाएगा, फिर रिवीजन करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक और कुछ आचार्यों ने एक और चीज़ बताई है, सप्त कंचुल दोष, ठीक है। तो ये सप्त कंचुल कौन से हैं, तो कंचुल मतलब क्या होता है कि पतली लेयर, ठीक है। तो पारद के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, कोई पतली लेयर जम जाती है, उसे हम कंचुल दोष कहेंगे। और ये जो होती है वो आंखों से दिखाई देती है, मतलब अगर हम पारद को देखेंगे तो ये पतली लेयर जो होती है वो हमको दिखाई देती है, ऐसा कहा गया है। तो कंचुल के समान पतले आवरण सी परत जो होती है वो पारद के ऊपर सतह पर आ जाने से उसे कंचुल नाम दिया गया है। और स्थूल दृष्टि मतलब हम नॉर्मली भी देखेंगे तो वो आवरण हमको दिखाई देगा, तो इसे कंचुल दोष कहेंगे। ये कितने होते हैं, 7, ठीक है। इसको भी ऐसे सीक्वेंस याद करना है, परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी, ध्वांशी, ठीक है। आप सीक्वेंस से 2-4 बार पढ़ लेंगे ना तो वो याद हो जाएगा, क्योंकि वो राइम करता हुआ ही है। परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी, ध्वांशी। तो परपटी नाम से शरीर में क्या करेगा, पपड़ी उत्पन्न करेगा, मतलब स्किन में अगर हम इस दोष से युक्त पारद ग्रहण करेंगे तो स्किन में जो होता है वो क्या हो जाएगा, पपड़ी के समान स्किन हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा लैंग्वेज में लिखना है कि परपटी दोष से युक्त पारद ग्रहण करने पर स्किन में पपड़ी के समान दोष उत्पन्न, मतलब स्किन जो होती है वो पपड़ी के समान हो जाती है, ऐसा, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा है। पाटनी, पाटनी मतलब कि जो शरीर को फाड़ दे, पाटन कर दे, ठीक है। भेदी मतलब जो मल का भेदन कर दे। द्रावी मतलब धातुओं को द्रवित कर देता है जो, ठीक है। मलकारी जो मल को बढ़ा दे, शरीर में मल को बढ़ाने वाला मलकारी होगा। अंधकारी मतलब अंधा, जो अंधा मतलब जिसको खाने से मनुष्य अंधा हो जाता है। ध्वांशी मतलब कि जिसका स्वर है वो कहता हो कर्कश स्वर हो, ठीक है। तो सीक्वेंस याद कर रख लेना, परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और ध्वांशी, ये अलग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है।
परपटी पाटनी भेदी द्रावी मलकारी अंधकारी ध्वांसी। परपटी मतलब कि मतलब पपड़ी, पाटनी मतलब कि फाड़ दिया, भेदन मल का भेदन, द्रावी धातुओं के द्रवित होना, ठीक है। मलकारी मतलब यहाँ पे हो जाएगा शरीर के मल का बढ़ाना, अंधकारी अंधा, ध्वांसी मतलब कर्कश पर, ठीक है। ये हो गए सप्त कंचुल दोष, ठीक है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। एक चापल्य दोष बताया है कि चपलता मतलब कि जो पारद है वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है, ऐसा, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विष दोष बताया है। विष दोष वैसे अपन ने नैसर्गिक में पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, संख्या, संख्या मतलब आर्सेनिक, नीलांजन, बिस्मथ, ये पारद के साथ मिल जाते हैं तो इसको विष दोष कहेंगे। गिरिदोष, गिरिदोष मतलब का एग्जाम्पल है गिरि सिंदूर। गिरिदोष अपन ने पढ़ा है गिरिज, जिसमें पाषाण के संपर्क में आ रहा था वो, तो इसका एग्जाम्पल है गिरि सिंदूर, वही दोष होता है। फिर असह्य अग्निदोष, ये असह्य अग्निदोष होता है कि इसमें क्या होता है कि पारद के खनिज में कुछ क्या होते हैं, उड़नशील पदार्थों का मिश्रण हो जाता है, जैसे कि क्लोरीन और ऑक्सीजन, और अगर इनका मिश्रण हो गया तो पारद जो होता है वो अपने क्वथनांक मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका, उससे पहले ही वो उड़ने लगता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उड़ने लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया। असहाय अग्नि मतलब अग्नि को सहन नहीं कर पा रहा है, जितना उसको करना चाहिए उससे पहले ही वो उड़ रहा है, तो नाम से समझ आ रहा है आपको, असहाय अग्नि दोष, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा दोष हो गए, ठीक है। पारद के दोष हमने क्या क्या पढ़े, 3, थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। नैसर्गिक, यौगिक, औपाधिक, और नैसर्गिक के 3, यौगिक के 5, औपाधिक के 7 दोष पढ़े, ठीक है। ये और नैसर्गिक और औपाधिक दोनों को मिलाकर ही क्या होता है, ये देखो 5 और 7, तो ये हो गए 12 दोष। तो ये 12 ही जो थे वो क्या मानते हैं, रसशास्त्र विशेषण की 12 मानते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ बच गई, हाँ यहाँ पे, हाँ, जैसे कि भूमिज, भूमिज वाले दोष युक्त अगर हम पारद को ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुष्ट, तो मिट्टी खाने से मतलब मिट्टी ऐसे ऐसा याद रखना कि मिट्टी स्किन पे लग गई, इन्फेक्शन हो गया, पुष्ट हो गया, ठीक है। गिरिज, पत्थर बहुत कड़क होता है, जड़ता आ गई। वारिज, वारिज जो होता है वो क्या होता है, वात विकार, वारिज से वात विकार। अगर वारिज युक्त दोष युक्त अगर पारद ग्रहण करेंगे तो क्या वात दोष उत्पन्न होंगे। नागज और वंगज, तो वात आदि दोष मतलब तीनों दोष प्रकोप होंगे, ठीक है, तीनों दोषों का प्रकोप होगा। तो भूमिज से हो जाएगा पुष्ट, गिरिज से हो जाएगा जड़ता, वारिज से हो जाएगा वात विकार, और नाग वंगज से हो जाएगा वात आदि दोष, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब देखो दोष तो पढ़ लिए, अब दोष का शोधन तो करना पड़ेगा। दोष युक्त पारद खाने से तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, यह सर्व दोष प्रकोपक होता है, जो शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो हमको पारद का शोधन करना है। अब पारद का शोधन भी क्या होता है, 2 तरीके से होगा, ठीक है। पारद का शोधन 2 तरीके से होगा, एक तो हाँ, एक जो होता है वो सामान्य शोधन और एक विशिष्ट शोधन। सामान्य शोधन मतलब कि हाँ, पारद का नॉर्मली शोधन कर दिया हमने जैसा करते हैं, और विशिष्ट में क्या कि स्पेसिफिक नाग दोष को नाग दोष अगर उसमें है, वंग दोष अगर उसमें है, या गिरीश दोष है, या असहाय अग्नि दोष है, तो इन एक दोषों को हटाने के लिए हम क्या कौन कौन सा शोधन करेंगे, वो हो जाएगा विशिष्ट शोधन। मतलब कि विशिष्ट दोषों को हटाने के लिए जो शोधन करेंगे वो विशिष्ट शोधन होगा, और सामान्य शोधन मतलब कि एक नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, ठीक है, जिसमें किसी स्पेसिफिक दोष को वो नहीं हटाएगा, वो लगभग सारे दोषों को हटाने वाला होगा। तो पारद का शोधन, इसकी बहुत सारी विधियां हैं, जो 2 विधियां हैं वो याद कर लेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले सामान्य पारद को लिया हमने, और उसके ही समान भाग में क्या लिया, चूना, ठीक है। तो पारद और उसके समान भाग में चूना लिया, ठीक है, उसको 3 दिन तक मर्दन करते हैं, ठीक है। तो 3 दिन तक मर्दन करेंगे उसका, फिर 2 द्विगुण वस्त्र से छान लेंगे। 3 दिन तक मर्दन करने के बाद उसको द्विगुण वस्त्र से छान लेंगे, फिर उसमें लहसुन मिलाएंगे, ठीक है, लहसुन और सेंधा लवण 2 चीज़ें मिलाएंगे। पहले हमने चूना मिलाया, 3 दिन तक मर्दन किया, मर्दन करने के बाद उसको छान लेंगे, ठीक है, वो लिक्विड ही होगा ना पारद, तो फिर छानने के बाद उसमें 2 चीज़ें मिलाएंगे, लहसुन और सेंधा लवण। तो लहसुन मिलाएंगे संभाग में, सेंधा लवण मिलाएंगे आधा भाग में। लवण वैसे भी कम क्वांटिटी में ही डालते हैं हम, तो लवण आधा याद रखना, लहसुन अपने आप याद हो जाएगा संभाग, ठीक है। फिर उसको मर्दन करेंगे हम कि कैसे, कृष्ण वर्ण तक मर्दन करेंगे और जल से प्रक्षालन कर लेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले पारद लिया, ठीक है, फिर उसमें चूना लिया संभाग में, 3 दिन तक मर्दन किया, उसको हमने छाना, उसके बाद हमने 2 चीज़ें ली, लहसुन और सेंधा लवण। लहसुन को संभाग में, लवण को आधे भाग में, फिर उसे मर्दन किया, कब तक, जब तक कि कृष्ण वर्ण का ना हो जाए वो, और उसे जड़ से प्रक्षालन कर लिया। ये पहली विधि हो गई। अब दूसरी पढ़ते हैं, अशुद्ध पारद का ग्रहण किया, उसमें हमने क्या लिया, लहसुन और सेंधा लवण,
हमने यहाँ चूना वाला स्किप कर दिया, ठीक है। तो इसको हम 1 सप्ताह तक मर्दन करेंगे। और किस में करेंगे? तप्त हलवा में। तप्त हलवा मतलब कि जिसमें जो हीट भी प्रोवाइड करता रहे, ठीक है, तो वो हो जाएगा तप्त हलवा। तो तप्त हलवा में 1 सप्ताह तक मर्दन करेंगे और कांजी से प्रक्षालन करेंगे। ऊपर हमने जल से प्रक्षालन किया था, नीचे कांजी से किया था, ठीक है। तो यहाँ हमने चूना स्किप कर दिया, लहसुन सेंधो लिया 1 सप्ताह तक तब तक। अब देखो हमने चूना स्किप करा तो कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी ना, तो तब तक हलवा यहाँ ऐड हुआ है और 1 सप्ताह तक करना है। कृष्ण वर्ण हो या ना हो, 1 सप्ताह तक करना है और कांजी से प्रक्षालन करना है। तो कांजी ऐड किया है हमने यहाँ पे, तब तक हलवा ऐड किया क्योंकि हमने वहाँ चूने को हटा दिया, ठीक है। एक चीज़ को हटा दिया तो कुछ चीज़ें ऐड कर दी, ऐसे याद रखना। तो तब तक हलवा नीचे आएगा, कांजी भी नीचे आएगा और 1 सप्ताह तक मर्दन करना है। टाइमिंग भी बता दिया उन्होंने। ये हो गया सामान्य शोधन। विशिष्ट शोधन के लिए ठीक है, हम विशिष्ट शोधन पढ़ते हैं। 1 मिनट, ठीक है। देखो ये भारत का जो है क्या है, विशिष्ट शोधन। 1 मिनट, हाँ। तो विशेष शोधन जो होता है वो कुछ कुछ दोषों के लिए बताया है, ठीक है। तो नाग दोष वैसे लगभग सबका सेम ही है, प्रोसीजर सेम ही है, केवल जो हमने औषधि यूज़ की है शोधन के लिए वो थोड़ी सी अलग है, तो वो याद कर लेंगे हम, ठीक है। तो नाग दोष के लिए सबसे पहले क्या लिखा गया है कि हरिद्रा चूर्ण, इसमें 4 तरीके के चूर्ण, मतलब 4 तरीके की चीज़ें हैं। हरिद्रा चूर्ण, इष्टिका चूर्ण मतलब ईट का चूर्ण, ग्रह धूप और ऊन का चूर्ण। थोड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें, ठीक है। हरिद्रा चूर्ण हल्दी, इष्टिका चूर्ण लिया हमने, ग्रह का धूप और ऊन का चूर्ण इसको लिया। और पारद की और कितनी मात्रा में लिया? पारद का हम इसको 1/16 लेंगे, 1/16 मात्रा में लेंगे। जितना पारद लिया है उसका 1/16 हम ये जो 4 चीज़ें इसको लेंगे। और फिर हम घृत कुमारी स्वरस में हम इसको मर्दन करेंगे और कांजी से प्रक्षालन करेंगे। देखो ये घृत कुमारी स्वरस से मर्दन करना और कांजी से प्रक्षालन करना ये सब में सेम है। और 1/16 मात्रा लेना ये भी सब में सेम है, बस डिफरेंस क्या है? तो औषध द्रव्यों का। तो नाग में हमने 4 चीज़ें ली है, हरिद्रा, ईट, घृतधूप, ऊन का चूर्ण, ठीक है। 1/16 मात्रा में लिया, घृत कुमारी स्वरस से मर्दन करके कांजी से प्रक्षालन किया। ये नाग का हो गया। नाग में हमने 4 चीज़ें ली। वंग में 3 है, हरिद्रा वैसा का वैसा, इंद्रायण और अंकोल, ठीक है। तो हमने वंग में क्या लिया? इंद्रायण और अंकोल 1/16 घृत कुमारी सूरज से मर्दन करेंगे और कांजी से प्रक्षालन करेंगे। अग्निदोष, देखो अग्नि चित्रक को जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? चित्रक मूल। अग्नि दोषों को दूर करने के लिए क्या लेंगे हम? चित्रक मूल का चूर्ण। तो चित्रक को बोलते हैं ना कि उसका कोई पर्याय है अग्निक या ऐसा कुछ करके। तो मतलब कि ये भी बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, ठीक है, अग्नि के समान होता है। तो अग्नि को दूर करने के लिए क्या हो गया? चित्रक, ठीक है। मल को दूर करने के लिए अमलताज। मृदु विरेचन होता है ना अमलताज, अगर हम अमलताज का यूज़ करते हैं तो विरेचन होता है, तो मल को दूर कर रहा है मतलब। तो मल दोष में क्या लेंगे हम? अमलताज त्वक चूर्ण लेंगे, लेकिन वहाँ पे ठीक है अमलताज याद रखना, त्वक चूर्ण। फिर चापल्य, उसकी चपलता को दूर करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? कृष्ण धतुर बीज, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा उछल कूद रहा है तो उसको मुँह काला कर दो, ऐसे करके या मतलब थोड़ा सा ट्रिक याद कर लेना कि काला से हो जाएगा कृष्ण धतुर बीज, या फिर पंचांग भी ले सकते हैं। चापल्य मतलब कि बहुत ज़्यादा इधर उधर कूद रहा है, इसको काला कर दो तो बहुत जाएगा। विष त्रिफला, तो मैं आगे मात्रा लगाना भूल जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे त्रिफला कर लेना। विष दोष में त्रिफला चूर्ण लेंगे। अब देखो त्रिफला बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, जैसे कि विरेचन करने में, दीपन पाचन में, बालों के लिए अच्छा है, सब चीज़ों के लिए अच्छा है। तो और जैसे कुछ भी होता है तो हाँ त्रिफला चूर्ण यूज़ कर लो। तो विष दोष को भी नाश करने में क्या हो जाएगा? त्रिफला चूर्ण, एकदम बेसिक, मतलब याद रख लेना कि हाँ विष में क्या आया है? त्रिफला आया है, जो हम हर जगह यूज़ करते हैं। फिर गिरी दोष के लिए आया है त्रिकटु, ठीक है। तो मतलब कि गिरी मतलब पर्वत, तो त्रिकटु नाम मतलब ऐसे नाम से कि हाँ पर्वत है एक, ठीक है, त्रिचोटी युक्त, ऐसा थोड़ा सा याद कर लेना कि तो गिरी दोष मतलब पर्वत के दोषों को, पर्वत मतलब पाषाण के दोषों को दूर करने के लिए किसको लिया गया है? त्रिकटु चूर्ण को। और असहाय अग्नि दोषों को दूर करने के लिए गोक्षुर को लिया है, ठीक है। ये आप याद कर लेना, ठीक है। मैं बताती हूँ एक बार कि इसमें हमने कैसे, तो हमने जो चित्रक मूल चूर्ण लिया है अग्नि दोष के लिए, अमलताज, कृष्ण धतूर, ये सब चूर्ण यही वही 1/16 बाट में लेना है मात्रा में। घृत कुमारी से भावना देनी है और कांजी से प्रक्षालन करना है, ये सब सेम है, ठीक है। तो यह आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सिर्फ मैंने आपको औषधि बता दी है कि किसमें कौन सी औषधि यूज़ करते हैं, बाकी विधि सबकी सेम ही है कि 1/16 लेंगे, घृत कुमारी स्वरा से भावना देंगे और कांजी से प्रक्षालन करेंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे विशिष्ट शोधन।
सामान्य शोधन 2 तरीके से बताया, विशिष्ट शोधन 2 तरीके से बताया। ठीक है, हो गया हमारा पारक कंप्लीट। मैं बता देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पारक के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हमने। ठीक है, उसका लैटिन नेम, ये वो, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ये पारक का तो पूछा ही जाता है। पारक के पर्याय पढ़े, रस से लेके सूत्र, और ये वहाँ थे जो ईश्वर वाले थोड़े से पारक के पर्याय और पारक के भेद से नहीं है, रस, रसेंद्र, शुद्ध पारक और मिश्रक। फिर ये गलत रूपये निबंध, जो चांदी की पिघली हुई चांदी के समान या हीरे के समान परपटी के अभाव वाला, ये रस रते हैं। शुद्ध पारक मिश्रक मैंने बताया था। रस और रसेंद्र जो है वो क्या मतलब ईश्वरों के लिए, भगवानों के लिए था। शुद्ध पारक मिश्रक जो थे वो अभी मिलते हैं। ठीक है, जो दोष युक्त होते हैं और इनको हम अगर दोष रहित कर लेंगे तो औषधि रूप में यूज़ कर सकते हैं। पारक के खनिज जो सबसे इंपॉर्टेंट था हिंगुल, जिससे हमने निकाला भी था 2 विधि से, पातला यंत्र विधि, नार यंत्र विधि। ठीक है, अच्छे से समझा दी थी मैंने। ग्राह्य पारक के ये गुण, मतलब ग्राह्य पारक कैसा होना चाहिए, ये लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। जिसको कांच के पात्र में रखेंगे, अंदर से देखेंगे तो नीला, बाहर से देखेंगे तो उज्ज्वल वर्ण के समान दिखाई देगा। पारक के दोष नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक। नैसर्गिक 3, विषवाहिनी मल, यौगिक 5 थे, नागज, वंगज, कुष्ठ, जड़ता और आद्यमान, मतलब जड़ता, आद्यमान और कुष्ठ। औपाधिक हो गए 7। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था ये क्या क्या होता है, इनकी डेफिनेशन भी मैंने बता दी है आपको। ठीक है, भूमिज, गिरीश, बारिश, नागज, वंगज, इनके टच में आने से, मतलब इनके संपर्क में आने से पारक उन ही दोषों वाला हो जाता है। सप्त कंचुल दोष, परपटी पाटनी, भेरी द्राव्य, मलकारी, अंधकारी। ठीक है, उसके बाद चापल्य दोष, विष दोष, गिरी दोष, असहाय अग्नि दोष। ठीक है, असहाय अग्नि दोष में हमने क्या यूज़ किया था, घोक्षुर यूज़ किया था उसके शोधन के लिए। पारक का शोधन, सामान्य शोधन, पहले वाले में चुना था, दूसरे वाले में चुना नहीं था, तो हमने वहाँ तब तक हलवा यूज़ किया था, कांजी से प्रक्षालन किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा पेज दूसरा आ गया। विशिष्ट शोधन, नाग में हमने 4 चीज़ें ली थी, वंग में 3 चीज़ें जिसमें इंद्रायण और अंकोल ऐड किया था। अग्नि क्या होता है, चित्रक मूल, मल को नाश करने वाला क्या है, अमलताश। चपलता, चापल्य, कृष्ण वर्ण आ गया तो कृष्ण धातु। ठीक है, विष, विष मतलब कि एक जनरल की त्रिफला यूज़ करते हैं। गिरी दोष मतलब पर्वत से, तो त्रिकटु पर्वत नाम, मतलब त्रिकटु नाम का पर्वत। असहाय अग्नि, घोक्षु यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पारक के दोष और मतलब वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब अगली क्लास में हम उसके संस्कार या फिर उसकी गतियाँ, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। ओके, थैंक यू।